एक धनी और संपन्न परिवार की सच्ची कहानी है। इसमें पात्रों के नाम बदले हुए हैं। इस कहानी का शीर्षक है कर्म फल। 30 वर्ष पहले इस परिवार का मुखिया एक नेक, ईमानदार, परोपकारी, न्यायप्रिय और सत्कर्मी गरीबों का मसीहा था। ये घराना जमींदारों का था। धन, दौलत, शोहरत सब विरासत में मिली थी। घर के इस मुखिया ने अपने 9 दशक यानी 90 वर्ष की आयु तक एक श्रेष्ठ मानव की तरह परिवार की, गांव की, बस्ती की, आसपास के गांव के लोगों की सच्चे मन से, तन से और धन से सेवा की थी। लालच, अन्याय, दुष्चरित्रता, घृणा, नफरत, बेईमानी, मक्कारी और चोरी चकारी मुखिया के जीवन में हवेली की, घर की दहलीज को कभी पार न कर सकी। उनकी नेक नीयत, इंसानियत, न्यायप्रियता, सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार ने उन्हें जमींदारी खत्म होने के बाद भी वहां के रहनुमाओं ने, वासिंदों ने, नर नारियों ने, बच्चे और बुजुर्गों ने अपने मसीहा का दर्जा बरकरार रखा। वह उनकी नजरों में अच्छे शुभ कर्मों की वजह से उनके लिए फरिश्ता थे, जो उनके हर दुख, दर्द, परेशानी में ढाल बनकर खड़ा रहते थे। वो सब उसे प्यार से अपना मुखिया, प्रधान पुरुष और देवता पुकारते थे। 9 दशक तक स्वस्थ, निरोग, बलिष्ठ और सुखी संपन्न जीवन जीकर साफ सुथरी, ईमानदारी, न्यायप्रियता और उच्च दर्जे की मानवता की छवि लेकर सदा सदा के लिए परलोकवासी हो गए। आखिरी सांस नहा धोकर एकांत में अपने कक्ष में आसन लगाकर भजन करते हुए, मेडिटेशन करते हुए पूर्व निर्धारित समय पर समाप्त कर दी। उनका संपूर्ण जीवन सफेद चादर, साफ सुथरी और ज्यों की त्यों थी। ना कोई दाग था, ना कोई धब्बा था। धन्य था मुखिया जी का संपूर्ण जीवन। यह उनके अच्छे शुभ कर्मों का फल था। इस फरिश्ते के जाने से सारा परिवार, बस्ती, गांव, आसपास के गांवों में शोक की लहर डूब गई। लोगों के आंसू रोके नहीं रुक पा रहे थे। मुखिया की नेक नीयत, ईमानदारी, न्यायप्रियता और परोपकार की आंधियां आंखों में आंसुओं की झड़ी लगा रही थी। कंठ अवरुद्ध थे, दिन बैठ रहे थे और चारों ओर उन्हें अंधकार दिखाई दे रहा था। देता भी क्यों नहीं, मुखिया मनुष्य के रूप में देवता थे, फरिश्ता थे, उनका मसीहा थे। मुखिया का भरा पूरा परिवार था। परिवार की सर्वसहमति से कमान संभाली उनके सबसे बड़े बेटे ने। नाम था उनका महत सिंह। वक्त बदला, हवेली के लोग बदले, हवेली के मालिक बदले और देखते देखते मुखिया के जाने के बाद 3 दशक में यानी 30 वर्षों में सब कुछ बदल गया। महत सिंह के कार्यकाल में धीरे धीरे सच्चाई, ईमानदारी किनारा करने लगी। न्यायप्रियता अपने घुटने टेकने लगी। परोपकारिता, नेक नीयत, गरीबों की, मजदूरों की मदद की गुहारों की कमर टूटने लगी। वह बेबस और लाचार हो गई। परिवार की 9 दशक की कमाई हुई छवि और धरोहर, अच्छे कर्मों का जखीरा धीरे धीरे लुप्त हो गया, अदृश्य हो गया। मुखिया के जीवन की अच्छाइयां, विरासत में मिले संस्कारों के पर खच्चे उड़ गए। लालच, धन अर्जन की लालसा, बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी चकारी, परस्त्री गमन, व्यभिचार, जुआ, शराब, घृणा, नफरत ने हवेली से लेकर बस्ती में, गांव में अपने पैर जमा लिए।
क्योंकि महक सिंह स्वयं इसके मकर जाल में फंस गए थे। धन अर्जित करना किसी भी तरह महक सिंह का उद्देश्य बन गया था। भोग विलास महक सिंह की आदत बन गई थी। झूठ, फरेब, धोखाधड़ी, अन्याय, व्यभिचार महक सिंह पर हावी हो गया था। परिवार छूट गया, बस्ती के लोग छूट गए, गांव के लोग छूट गए। शेष बचा खुद महक सिंह का अहंकार और बुरे कर्मों का जखीरा, बुरे कर्मों का अंबार और बेईमानी से कमाया हुआ अपार धन। पत्नी ने भी खुलकर बुरे काम करने में महक सिंह का पूरा साथ दिया था। महक सिंह और उसकी पत्नी गांव छोड़कर, हवेली छोड़कर दिल्ली के आलीशान सुख सुविधा से संपन्न बंगले में रहने लगे। वक्त ने उन्हें सब कुछ दिया पर संतान नहीं दी। वे दोनों धनी होते हुए भी संतान न होने से दुखी रहने लगे। बुढ़ापे ने दस्तक दे दी। वक्त बुरा आना शुरू हो गया। महक सिंह की पत्नी पागल हो गई। बहुत इलाज कराया, पैसा पानी की तरह बहाया, पर वह ठीक नहीं हो सकी। बंगले में नौकर चाकर सबको गालियां देने लगी, पड़ोसियों को गालियां देने लगी। बंगले में कहीं पर मल मूत्र करने लगी। नौकर चाकर सब भाग खड़े हुए, पड़ोसी नफरत करने लगे। महक सिंह 5 वर्षों तक अपनी पत्नी के मानसिक रोग से बुरी तरह जूझ रहे थे। समाधान ढूंढ रहे थे पर कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। अकेले पड़ गए, सब कुछ स्वयं करना पड़ रहा है। कोठी में मलमूत्र की बदबू वास करने लगी है। कोठी की बंगले की दूसरी मंजिल में उनकी गोद ली हुई बेटी रहती है। उससे भी संबंध खराब हैं। उसके भी कोई संतान नहीं हुई। वह भी लगभग मानसिक रोगी है। उसके स्वयं पति से रिश्ते खराब हैं। वह साथ नहीं रहता। महक सिंह के लिए यह भी बहुत बड़ी समस्या है। महक सिंह की जिंदगी में दूसरा वक्त का तूफानी थपेड़ा उनकी जीवन की 85वीं वर्ष में फिर आया। वह स्वयं सख्त बीमार हो गए। उनकी किडनी खराब हो गई। मलमूत्र रोकने की क्षमता समाप्त हो गई। कंधे झुक गए, कमर टेढ़ी हो गई और उन्हें बिस्तर ने पकड़ लिया। कोई भी देखने वाला नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, नौकर चाकर नहीं है। इकट्ठा है तो सिर्फ धन, जो इस वक्त काम नहीं आ रहा है। वह चल नहीं सकते, बेबस हैं, लाचार हैं। बंगले में नरक सा जीवन जी रहे हैं। खुद बीमार, पत्नी मानसिक रोगी है। गोद ली हुई बेटी का दुर्व्यवहार और उसकी मानसिकता ने महक सिंह को झकझोर कर रख दिया है। महक सिंह पर बुरे वक्त का तीसरा प्रहार अत्यंत दुखद था। उनको उनकी गोद ली हुई बेटी ने अपनी कोठी से निकाल दिया। कुछ समय पूर्व महक सिंह ने यह बंगला कोठी बेटी के नाम कर दी थी। बेटी पर भरोसा था, पर कोठी नाम करते ही उसके तेवर बदल गए। महक सिंह बीमार और बेबस थे, कुछ नहीं कर सके और उन्हें कोठी छोड़नी पड़ी, दिल्ली छोड़नी पड़ी। मजबूर, बेबस, वृद्ध और बीमार महक सिंह और उनकी मानसिक रोगी पत्नी को गांव की पुरानी हवेली में जाना पड़ा। मानवता कहें या लालच, बस गांव वाले उनका तथा उनकी पागल पत्नी का थोड़ा बहुत ध्यान रख रहे हैं और बदले में उनसे पैसे वसूल रहे हैं। पाप की कमाई दौलत धीरे धीरे खत्म हो रही है। महक सिंह और उनकी पत्नी अपने बुरे कर्मों का फल भुगत रहे हैं, एहसास कर रहे हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। कर्म फल भुगतना पड़ रहा है। दुख का कारण स्वयं महक सिंह है। श्रोताओं, इस सत्य कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दुख का कारण हम स्वयं हैं। हमारे जीवन में किए हुए दुष्कर्मों का, बुरे कर्मों का परिणाम है, फल है। कर्म हमारे साए की तरह हमारे साथ चलते हैं। बुरे कर्म करने वाले को अवश्य और अवश्य बुरा फल मिलता है, चाहे वो कितना भी सशक्त, बलवान और संपन्न हो। वो चाहे सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, कर्म फल से बच नहीं सकता।
यह अटल सत्य है कि हम जो और जैसा बोते हैं वो और वैसा ही काटते हैं। अतः हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति में हर वक्त इस शरीर से, वाणी से और मन से सदैव अच्छे और शुभ कर्म करने, बोलने और सोचने चाहिए। ऐसा करने से हम स्वस्थ, प्रसन्न, सुखी और ऊर्जावान जीवन जिएंगे, व्यतीत करेंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। फिर इसी प्रकार के उद्देश्य के साथ, भावना और कामना के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे।